तो देखिए, जैसे मैंने सपोज कर दिया कि भाई ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी मिरर हो सकता है या कोई और चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस पर लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, तो मैंने सपोज कर दिया कि भाई ये कोई वेव फ्रंट है, जो वेव फ्रंट है वो कुछ ऐसे यहां आकर इंसिडेंट होता है। ये कोई प्लेन वेव फ्रंट है और अभी फिलहाल इसका एक टर्मिनल इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो चुका है और ये जो टाइम यहाँ पर मैं अभी 0 कंसीडर कर रहा हूँ कि t इक्वल टू 0 पर ये वेव फ्रंट की पोजीशन है। तो भाई अगर इंसिडेंस हुआ होगा तो लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन किधर रही होगी? इस टर्मिनल पे बात करें तो इस टर्मिनल से लाइट परपेंडिकुलरली ऐसे आई होगी, इधर से आई होगी, और इस टर्मिनल पर लाइट यहाँ आई होगी। ऐसे और भी ड्रा करना चाहो तो इसके बीच में भी ड्रा कर सकते हो, लेकिन फिगर उतना ही कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना दिखे इसलिए हम बहुत ज्यादा फिगर रेस को ड्रा नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो भाई यहाँ की तो इंसिडेंस हो चुका है, ये रे यानी ये रे कहीं इंसिडेंस हो गई है, चाहे कह दें ये जो वेव फ्रंट है उसका ये टर्मिनल इंसिडेंस हो गया है। चलिए मैं इसका नाम लिख देता हूं, इस टर्मिनल को मैं कह रहा हूं ये और इस टर्मिनल को कह दे रहा हूं बी। इस वेव फ्रंट के जो टर्मिनल्स हैं उनका नाम लिख दिया। अब अगर टर्मिनल ये इंसिडेंट हो चुका है और किस समय इंसिडेंट हुआ है? t इक्वल टू 0 पर हुआ है। तो भाई जब जो रे या जो पॉइंट जो है इंसिडेंस होगा वेव फ्रंट का, जैसे इंसिडेंस होगा वहां से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि उस पॉइंट से जो इंसिडेंट हुआ है मिरर पर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उस पॉइंट से अब जो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगी वो रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगी, यानी वो जो है रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी। यानी कि सब t इक्वल टू 0 पर रिफ्लेक्टेड यहां भी वेवलेट्स जनरेट होंगी, यहां भी वेवलेट्स तो सब जगह से जनरेट होंगी। लेकिन यहां जो बीच में अभी इंसिडेंट नहीं हुआ है, जो पार्ट इस वेव फ्रंट का, उस पार्ट से भी सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगी, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड नहीं होगी, वो प्रोपेगेटिंग आगे बढ़ रही होंगी, वो सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह जो है आगे बढ़ेगी। लेकिन यहां से कौन सी जनरेट होगी? रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी। ठीक, और वो रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेवलेट मीडियम में उसी स्पीड से ट्रेवल करती जाएगी जिस स्पीड से जो इंसिडेंट लाइट ट्रेवल कर रही थी। मैं ऐसा क्यों बोलूं? क्योंकि इसमें मीडियम चेंज नहीं होता है, और जब मीडियम नहीं चेंज हो रहा है तो मीडियम पर ही डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट। मैं कभी से डिस्कस कर रहा हूं इस पर। तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना में मीडियम चेंज नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट की जो स्पीड होगी उसी स्पीड से जो सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेवलेट्स जनरेट हुई है उसी स्पीड से वो भी ट्रेवल करेंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा यहाँ जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। ठीक, और ये जो डिफरेंट सक्सेसिव पार्ट्स इस वेवलेट्स के होंगे वो भी इंसिडेंट होते जाएंगे, और जो पार्ट्स इंसिडेंट होते जाएंगे उन सब से रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे बाद में बी टर्मिनल इंसिडेंट होगा। बी टर्मिनल कहां इंसिडेंट होगा भाई? अगर हम बात करें तो बी टर्मिनल ऐसे आगे बढ़ा देते हैं इसी डायरेक्शन में चलता हुआ, और फाइनली यहां पर इंसिडेंट होगा, और जैसे यहां से होगा तो फाइनल में यहां से रिफ्लेक्ट, वैसे सभी से रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट होगी। मैं फाइनल वाला बता रहा हूं क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि पूरा बहुत सब बनाऊंगा तो ये फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसीलिए मैं मिडिल में जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से ये वाला यहां के इंसिडेंट यहां से सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हुई होगी, ये वाला यहां के इंसिडेंट होगा यहां से सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी, यानी इस ये से इतने जो यहां पर लास्ट में जो इतने पार्ट में सब जगह इंसिडेंस हुआ होगा और सब जगह से सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जनरेट हुआ होगा। ठीक,
और सबसे फाइनल लास्ट में बी पॉइंट से चलकर यहाँ पर इंसिडेंट हुआ होगा, वेव फ्रंट का जो बी टर्मिनल है वो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ होगा, यानी सबसे बाद में सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वेवलेट यहाँ से जनरेट हुआ होगा। ठीक है, लेकिन भाई जब ये यहाँ से बी से यहाँ तक आने में कुछ तो टाइम लगा होगा ना, अब जो भी टाइम लगा होगा उतना टाइम मिल गया यहाँ से जो जनरेट हुआ था सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेवलेट, वो उतने टाइम में कुछ आगे बढ़ गया होगा। और कितना आगे बढ़ गया होगा भाई, उतना ही आगे बढ़ गया होगा, क्योंकि स्पीड इंसिडेंस वेव की और रिफ्लेक्टेड वेवलेट्स की सेम है, तो जितनी डिस्टेंस ये चलकर यहाँ आया होगा उतने डिस्टेंस यहाँ की सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेवलेट जो होगी वो उतने इतने लेंथ और आगे बढ़ गई होगी। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि ये पॉइंट अब यहाँ पर जब आया तो यहाँ बी डैश पर इंसिडेंट हुआ, तो ये लेंथ कितनी है, अगर स्पीड v है और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम स्पेंड हुआ वो डेल्टा टी का हुआ, यानी यहाँ जब पहुंची वेव तब अब t प्लस डेल्टा टी टाइम हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने, तो वो हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, इंटरवल होता है। तो स्पीड अगर मैं b कंसीडर कर लूं तो b इनटू डेल्टा t डिस्टेंस ये ट्रेवल की होगी। तो भाई इतने समय तो यहाँ सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेवलेट को भी तो मिल गया, तो ये भी तो इतना b इनटू डेल्टा t डिस्टेंस ये भी तो ट्रेवल कर गई होगी। यानी यहाँ पर जो सेकेंडरी वेवलेट रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेवलेट होगी उसकी रेडियस उतनी ही होगी जितना ये हमने बना है, यानी v इनटू डेल्टा t जो था उतने ही सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेवलेट की भी रेडियस बनेगी। यानी एक आप कंपास लीजिए और कंपास में इतना जो ये लेंथ था इतना लेंथ का आर्क लीजिए और यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट्स बना लीजिए। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट जो रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेवलेट थी वो आप यहाँ पर इसको सेंटर मानते हुए और उसको ड्रा कर दीजिए। क्या आएगा, ये ऐसे एक आर्क बना दिया हमने। ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पहुंच गई होगी। अब मैं इधर क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि भाई ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना है। रिफ्लेक्शन फिनोमेना में दूसरे साइड में जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है उसके दूसरे साइड में नहीं जा पाती, क्योंकि वो फ्रंट साइड में रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए मैंने इसी साइड में बना रहा। ठीक, लेकिन अभी यहाँ से तो जस्ट अभी सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट ही हुई होगी, मतलब अभी तो क्योंकि अभी जस्ट इसका इंसिडेंस की तरह डेल्टा टी टाइम पर ही हुआ है, तो यहाँ से तो अभी जस्ट लिमिट ही होगी, मतलब अभी वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की होगी, मतलब उसका रेडियस 0 होगा। यानी ये इसका जो मिला हम कह सकते हैं रेडियस 0 होगा, 0 रेडियस का स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट होगा। तो भाई एक ये सेकेंडरी वेवलेट है, एक ये है, तो इन दोनों का इनवायलेट क्रॉस और भी ढेर सारे होंगे। यहाँ ऑफकोर्स से जो रिफ्लेक्ट हुआ होगा, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से बहुत ढेर सारे सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे। लेकिन मैं टर्मिनल्स वाले का ड्रा कर रहा हूँ, तो दोनों का आप टेंजेंट ड्रा कर दो, तो टेंजेंट जब आप ड्रा करोगे तो क्या मिलने वाला है जरा देखिए आप। ये यहाँ टेंजेंट ड्रा हुआ, यानी ये जो वेव फ्रंट हुआ वो ये हमने जो रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेवलेट्स के फ्रंट इनवायलेट ड्रा किया है, तो ये डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड जो वेव फ्रंट होगा वो होगा। यानी ये तो मैं बी डैश टर्मिनल लिख ही चुका हूं और इस टर्मिनल को क्या लिख दें, ये डैश। तो ये डैश बी डैश जो होगा वो रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। ठीक, यानी अब मैं वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन अगर बनाएं तो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी यहाँ वाली वेव जो होगी वो तो ऐसे इधर ट्रेवल कर गई होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे परपेंडिकुलर, और यहाँ वाली जो होगी परपेंडिकुलर कैसे बनता है वो आप जानते हो। ये यानी ये दोनों जो हम रिफ्लेक्टेड जो है रेज हो जाएंगी कह सकते हैं। ये v इनटू डेल्टा t ये लेंथ थी, तो ये लेंथ भी v इनटू डेल्टा t ही है,
और ये लेंथ बी, बी इंटू डेल्टा टी ही है यहां तक का, यानी ए डैश जो है जितना है उतना ही है बी, बी डैश, और ये दोनों कितने किसके इक्वल है, v इंटू डेल्टा टी के इक्वल है। ठीक, अब उन्होंने इसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि भाई ये बातें जो है वो पहले भी आप रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हो, तो सारे कॉन्सेप्ट्स को ये फुलफिल करना चाहिए, तो बिल्कुल फुलफिल करेगा। ठीक है, वो कैसे फुलफिल करेगा आप वो ध्यान देखिए। वो ये कि जैसे सपोज करें भाई पुराने कॉन्सेप्ट पर अगर जाए तो हमने वहां नॉर्मल ड्रा किया था, नॉर्मल ड्रा करके एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया था, उस बेसिस पे हमने ये चीजें लिखी थी, किया था। तो अब यहाँ भी अगर हम नॉर्मल ड्रा कर लें, जरा देखिए नॉर्मल हम ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ एक नॉर्मल ड्रा कर दे रहा हूँ ये, तो डेफिनेटली ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, कि मैं आई और आर लिख दे रहा हूं। ऐसे ही यहां पर भी नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, तो यहां पर नॉर्मल ड्रा हम करते हैं, तो यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब मैं यहाँ दोनों एंगल आई इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब अगर हम ये प्रूव जो है कर लेना कि आई इक्वल टू आर होता है तो चीजें हो जाएगी, लेकिन ये दोनों आई क्यों लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पैरेलल रेज इंसिडेंस किया था और नॉर्मल से तो दोनों सेम एंगल बनाएंगे, इसलिए मैं बराबर लिख रहा हूं। तो अब हमें ये प्रूव कर देना है इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि भाई आई और आर इक्वल होगा, तो ये बिल्कुल कर सकते हो। तो आप जरा इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, रिफ्लेक्टेड वेव, तो ये डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होता है वेव फ्रंट, तो ये हमने 90 डिग्री यहां ले लिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम साइन आई लिखे, देखिए अब यहाँ पर कोई एंगल इस ट्रायंगल में क्या आपको पता है, तो पता कर लेते हैं, तब तो इसको आप अप्लाई कर पाओगे। देखिए कैसे पता करें, कहां से ये एंगल आने वाला है, तो इसको आप समझिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो ये पूरा एंगल है ये तो रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो ये पूरा एंगल तो कितना होगा, पूरा एंगल तो डेफिनेटली 90 डिग्री ही होगा, उसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं। ठीक, तो अगर ऐसा है तो देखिए, और ये पूरा ये तो नॉर्मल ड्रा किया है, ये सर्कस के परपेंडिकुलर होगा, ये सर्कस जो था उसके परपेंडिकुलर होगा, तो आप जरा देखिए अगर उसके लिए परपेंडिकुलर है, ये पूरा एंगल 90 है और इतना जो निकल रहा है ये इतना क्या है 90, तो इतना 90 की इतना आई था, तो ये इतना क्या होगा 90 माइनस आई हो जाएगा। और अगर ये 90 माइनस आई हुआ तो यहाँ ये एंगल भी तो 90 है, तो ये इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये एंगल जो होगा वो तो फिर तो आई हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए ये एंगल अगर आर है तो ये 90 माइनस इतना 90 माइनस आर हो जाएगा, और अगर ये 90 माइनस आर हुआ तो आप देखिए ये इतना 90 माइनस आर है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल जो होगा वो इस मान आर हो जाएगा। यानी कि जो मैं अभी लिख रहा हूं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इस ट्रायंगल में आप देखिए तो आपको ये एंगल पता है कितना है आर है, तो साइन आर इक्वल टू जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो जब इस एंगल को ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया ए डैश और अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ए डैश ए बी डैश। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला होता है, 90 ये है, उसके सामने ए बी डैश है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से साइन आर इक्वल टू हमें मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे ही एक ट्रायंगल और ले लेते हैं ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, इसमें जरा देखिए तो कोई एंगल पता, देखिए 90 माइनस आई मैंने इतना लिखा, तो ये एंगल आई हो जाए, ये एंगल पता, तो साइन आई इक्वल टू फिर तो यहां आ जाएगा परपेंडिकुलर होगा बी बी डैश और अपॉन में हाइपोटेन्यूज इसका भी ए बी डैश है। तो यहां पर
एक बात आप देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करिए तो उसमें आप देखिए ए डैश की बात करें तो ए डैश भी बी इंटू डेल्टा टी है, बी डैश की बी डैश यानी ये डिस्टेंस की बात करें तो वो भी बी इंटू डेल्टा टी है, यानी दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है और डिनोमिनेटर तो वैसे भी सेम है, यानी राइट साइड सेम है, तो यहाँ लिख देते हैं सिंस ए डैश इक्वल टू बी डैश है, इसका और ये दोनों कितना बी इंटू डेल्टा टी है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई और साइन आर भी दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसे में आई इक्वल टू आर हो जाएगा। यानी कि अभी आपने उसमें रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। हाँ, एक बात इसमें जो रे ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन नहीं हुई थी रिफ्लेक्शन के केस में, वो भी यहाँ एक्सप्लेन हो गया। वो क्या एक्सप्लेन हो गया वो जरा देखें तो आप समझ पाएंगे क्या। वन और टू तो ये रिफ्लेक्टेड का मैं लिख रहा हूं 1 डैश है और इसका लिख दे रहा हूं 2 डैश, यानी ये 2 वाली 2 डैश की 2 वाले का 2 डैश रिफ्लेक्टेड है और 1 वाले का 1 डैश रिफ्लेक्टेड है। तो इससे क्या आप समझिए कि वो ये चीज है कि भाई अगर मान लेते हैं कि पहले हेड 1 पे था, इंसिडेंस जब हुई कोई तो उसका हेड 1 की तरफ था, तो अब जरा इसमें देखो, अब रिफ्लेक्टेड में हूं 1 डैश की तरफ हेड होगा यानी हेड इधर होगा। तो एक बात ये आ रही है कि पहले हेड इस साइड में था, अब हेड इस साइड में हो गया है, यानी कि वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, इन्वर्ट कर देगा। यानी कि जैसे भी मिरर में आप प्लेन मिरर्स में हम देखते हैं तो क्या होता है, अगर हम प्लेन जो है राइट हाथ को हिलाते हैं, लेफ्ट हाथ को हिला रहे हैं तो हमें क्या होगा, मिरर में दिखेगा वो राइट हाथ,